स्टेप 5, चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या टैक्सेस होंगे, क्या क्या आपकी लायबिलिटी होगी, क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी, कितनी मनी होगी, क्या क्या पेपर वर्क उसके लिए जरूरी होता है, इस सब का इस स्टेप में हम विवरण करेंगे। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस प्रकार का है ये आपको चूज करना ये बहुत ही अत्यंत जरूरी है। और उसका रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या टैक्सेस उसके लिए होंगे, अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस की जरूरत होती है, उस सब का हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको ये महत्वपूर्ण है, कोई भी आप बिजनेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो ये बहुत जरूरी है कि ये आपके बिजनेस कैसा चलेगा, क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या आएगा, वो सब इस पार्ट में कवर होना चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना अत्यंत ही बहुत ही केयरफुली तरीके से इसको चूज करना पड़ेगा और उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उसमें सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है जिसका एक ही का पूरा निर्णय डिसीजन, कोई भी बिजनेस के लिए वो एक ही अपना डिसीजन लेता है। उसका सारी पूंजी, उसकी सारी फाइनेंस की जवाबदारी, सारी प्रोडक्शन की जवाबदारी या फिर मार्केटिंग की जवाबदारी अकेले एक पर ही होती है। बिजनेस की सारी लायबिलिटी एक ही पे होती है और जो भी एसेट होती है, जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो अकेले को ही मिलता है। मतलब मोटा मोटा जाना जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर में एक ही इंसान है जिसका नफा या नुकसान में संपूर्ण भाग है। 100% वही लायबल है, या तो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी करेगी, कितना ग्रोथ करेगी, उसके लिए संपूर्ण जवाबदार वो एक व्यक्ति है। पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिल के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। उस पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है, जिस डीड के अंदर पूरा लेखा जोखा होता है कि कौन सा पार्टनर कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पार्टनर की क्या क्या जवाबदारी रहेगी, क्या क्या वो भुगतान करेगा, वो पार्टनर कितने पैसे लेके आएगा, वो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, वो बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा या सिर्फ वो इन्वेस्ट करेगा। ये सारी प्रकार की एक एग्रीमेंट जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, उसके अंदर पूरा उसका लेखा जोखा लिखा जाएगा और उसके बाद जो बिजनेस स्टार्ट होगा उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप दोनों का मिलाप इस स्ट्रक्चर में है। इसमें लायबिलिटी एक फिक्स की हुई थी कि जो एसेट है, जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, उसी में से अगर बिजनेस ब्रेकआउट होता है तो उसी में से पूरा उसका भुगतान किया जाएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का उसमें लायबिलिटी नहीं रहेगी, ये मल्टीपल व्यक्ति में से भी हो सकती है। उसका भी पूरा लेखा जोखा होगा, उसका भी पूरा डीड, जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है वैसे भी LLC की भी एक डीड बनती है। LLC के अंदर इन्वेस्ट काफी सारों का होता है, पर इसका संचालन 2-3-4 लोग ही करते हैं। जिसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो इसका संचालन करता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसमें बांटा जाता है। तो अगर देखा जाए तो LLC बहुत ही अच्छा चॉइस है मीडियम और हाई रिस्क बिजनेस के लिए। जहाँ पे हाई रिस्क है और मीडियम रिस्क है, वहाँ पे ये बिजनेस करने से कोई एक पे पूरी लायबिलिटी नहीं आती, बल्कि सभी का उसमें सहयोग रहता है। कॉर्पोरेट निगम, एक निगम जिसे कभी कभी C कॉर्प भी कहा जाता है, एक कानूनी इकाई है जो अपने मालिकों से अलग है। निगम एक लाभ कमा सकते हैं, कर लगाया जा सकते हैं और कानूनी रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। निगम अपने मालिकों को व्यक्तिगत दायित्व से सबसे मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन एक निगम बनाने की लागत अन्य स्ट्रक्चरों की तुलना में अधिक है। निगमों को भी अधिक व्यापक रिकॉर्ड रखने, परिचालन प्रक्रिया और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। एकमात्र मालिक साझेदारी और LLC के विपरीत निगम अपने लाभ पर आयकर का भुगतान करते हैं। कुछ मामलों में कॉर्पोरेट मुनाफे पर 2 बार लगाया जाता है। पहला जब मालिक लाभ कमाते हैं और दूसरा जब शेयरधारकों को उनकी व्यक्तिगत रिटर्न पर लाभ का भुगतान किया जाता है। फाइनेंस जुटाने के लिए निगमों को एक फायदा होता है क्योंकि वे स्टॉक की बिक्री के माध्यम से धन जुटा सकते हैं। मध्यम या उच्चतर जोखिम वाले, मीडियम और हाई रिस्क वाले व्यवसाय के लिए निगम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसे बिजनेस जिन्हें धन जुटाने की आवश्यकता है उसके लिए कॉर्पोरेट निगम बहुत ही अच्छा सुझाव है।
इसके बाद आखिरी है सहकारी। एक सहकारी एक बिजनेस या संगठन है जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने वालों के लाभ के लिए संभवित और संचालित है। सहकारी द्वारा उत्पन्न लाभ और आय को सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता स्वामी हेड के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर एक निर्वाचित निर्देशक मंडल और अधिकारी सहकारी चलाते हैं, जबकि सहकारिता कोऑपरेटिव की दिशा को नियंत्रित करने के लिए नियमित सदस्यों के पास मतदान की शक्ति होती है। सदस्य शेयरों को खरीदकर सहकारी का हिस्सा बना सकते हैं, हालांकि उनके शेयरों की मात्रा उनके वोट के वजन के प्रभावित नहीं करती। छठा स्टेप, चूज योर बिजनेस नेम। ये इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है और हम उसका नाम रखते हैं सोच विचार कर, वैसे ही इट इज़ नॉट ईजी टू पिक अप द परफेक्ट नेम। ये इतना आसान नहीं है कि आपके बिजनेस का नाम आप इजीली रख सको। बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करे, आपकी स्पिरिट बढ़ाए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा भी उसमें ये भी देखना पड़ता है कि वैसे सेम नेम बाजार में और अवेलेबल नहीं है ना, तो वो सब चेक करके हम बिजनेस का नाम रखते हैं। आप एक बिजनेस का नाम चुनना चाहते हैं जो आपकी ब्रांड की पहचान हो सकता है। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं या सेवाओं का प्रकार के साथ टकराव नहीं करता। एक बार जब आप अपने पसंद के नाम चूज कर लेते हैं तो आपको उसकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। आपके बिजनेस का नाम को रजिस्टर करने के 4 अलग-अलग तरीके हैं। अपने नाम को पंजीकृत करने के प्रत्येक तरीका एक अलग उद्देश्य प्रदान करता है और कुछ को आपके बिजनेस की स्ट्रक्चर और स्थान के आधार पर कानूनी रूप से आवश्यक हो सकता है। उसमें सबसे पहला तरीका है आपके बिजनेस को आपके स्टेट लेवल पे आप रजिस्टर करो। स्टेट लेवल पे उस बिजनेस को रजिस्टर किया जाता है, उसके कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। एक बार आपने आपका नाम रजिस्टर कर दिया है तो फिर ये एक कानूनी रूप से लीगली आप उसको रजिस्टर कर देते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपका जो नाम है, कोई और नहीं रख सकता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सही नाम का चुनाव करें और उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आप आपके बिजनेस या आपके नाम की रक्षा कर सकें। दूसरा तरीका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को आपके बिजनेस को ट्रेडमार्क देते हैं तो वो नेशनल लेवल पे रजिस्टर हो जाता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क किया गया हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चला रहे हो या फिर कोई मोबाइल की एसेसरीज कंपनी चला रहे हो, तो आपने किसी एक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क किया है और वो प्रोडक्ट आप 5,000 रुपये में बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट सेम नाम से आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दूसरा सेम नाम से वो प्रोडक्ट नहीं रख सकता क्योंकि आपने उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ, जिससे आपका मुनाफा बच सकता है, आपकी प्रोडक्ट की साख खराब ना हो। और आप जो प्रोडक्ट 5,000 रुपये में बेच रहे हो, अगर सेम प्रोडक्ट सेम नाम से कोई 500 रुपये में बेचने लगे तो वो आप ही की कंपनी को नुकसान रहेगा। पर अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है तो कोई आपके नाम से कोई आप ऐसा ही प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। इसके बाद का स्टेप है डूइंग बिजनेस एज ए DBA नेम। DBA में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपका बिजनेस स्टेट लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पे हो जाएगा, ताकि आप सेम बिजनेस अलग अलग स्टेट में आप सेम नाम से चला सकते हो और वो बिजनेस कोई और स्टार्ट नहीं कर सकता सेम नाम से। तो DBA में आपका बिजनेस रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है। DBA में डूइंग बिजनेस एज ए नेम। और आखिरी स्टेप है डोमेन नेम। आजकल ट्रेंड हो चुका है कि जो भी ऑफलाइन बेच रहा है वो कभी ना कभी ऑनलाइन आ ही रहा है, या फिर आज ऑलमोस्ट लोग ऑनलाइन भी हो गए। तो एक सर्वर होता है, उस पर आपको डोमेन में रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे आप अपना ऑफलाइन में बिजनेस स्टेट लेवल पे रजिस्टर करते हो, वैसे ही आपको एक डोमेन खरीदना पड़ता है। तो अगर आपने आपके नाम जो रखा है उसका आप बिजनेस स्टार्ट करते ही समय आप उसका डोमेन ले लो, तो जब आपका बिजनेस एक टाइम पे ग्रो हो जाएगा तो वो सेम नाम का कोई और डोमेन ले लेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में आपका नाम का कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है। तो बेटर है जब आप आपका बिजनेस स्टार्ट करो तभी से आप आपका डोमेन भी रजिस्टर कर लो। ये ऑनलाइन डोमेन रजिस्टर होता है, कोई आपकी वेबसाइट या आपको ऑनलाइन कोई भी प्रतिक्रिया करनी है उसके लिए आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने आपकी वेबसाइट बनाई है आपकी कंपनी की, तो आपकी एक ABC लिमिटेड करके कंपनी है, ये नेम आप डोमेन में भी
खरीद लो। अगर वो नेम आपने डोमेन में रजिस्टर नहीं करवाया है और आपने आपका बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, 1 2 3 साल बाद आपका बिजनेस एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो हो गया है और आप तब डोमेन में रजिस्टर करवाना चाहते हो और उस बिटवीन किसी और ने आपका नाम डोमेन में रजिस्टर कर लिया है, तो उस टाइम पे आप वो नाम डोमेन में रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, ये एक तरीका है कि जो जिसने वो नाम लिया है उससे आप वो डोमेन खरीद सकते हो, पर वो एक डिफरेंट वे है और वो महंगा भी साबित हो सकता है। वो आपको दे ना दे वो तो बात की बात है। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो डोमेन नेम आप उसी के साथ ले लो। डोमेन नेम बहुत ही सस्ता मिल जाता है, उसका कोई इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता है और इन फ्यूचर आपको ये बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा है स्टेप 5 और स्टेप 6, जिसमें आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर और बिजनेस नेम को कैसे रजिस्टर करें और क्या क्या उसमें ध्यान रखने जैसी चीज़ें हैं। ये सिर्फ प्राथमिक माहिती है। आप ज़्यादा जानने के लिए और इसको सर्च करिए तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेप 7।